हेलो दोस्तों, मैं कविता कुमारी आज आपसे एसएससी जेईई की मेरी मेंस की कॉपी साझा करने जा रही हूँ। आई होप कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, इलेक्ट्रिकल क्वीन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं एसएससी जेईई 2019 सीपीडब्ल्यूडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। अभी हमारी ट्रेनिंग ही चल रही है, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग में से थोड़ा सा समय बचाकर आपके लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आपको मेंस के लिए थोड़ा गाइड कर सकूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ और मैं एक डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ। तो आपको मैं एक आपके बहुत बड़े मिथ को सुधारना चाहूँगी कि बहुत किसी को ऐसा लगता है कि डिप्लोमा वालों का एसएससी में नहीं होता है, क्योंकि डिप्लोमा वालों को बीटेक वालों के साथ कॉम्पिटिट करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, जैसे कि डिप्लोमा वाले बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स है उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो डिप्लोमा करके तैयारी पे उतर जाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। बहुत सारे डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस चाहिए होता है डिप्लोमा वालों के लिए, तो डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ज़्यादा वाइड डिपार्टमेंट नहीं है एसएससी में। एक ही दो ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें बिना एक्सपीरियंस के डिप्लोमा वालों का हो जाता है, जिसमें से एक सीपीडब्ल्यूडी है और जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। तो सारे लोगों की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो सीपीडब्ल्यूडी ही होती है, इसलिए इसमें थोड़ा कंपटीशन टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप सच्ची मेहनत से अच्छे लगन से पढ़ाई करते हो तो कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो आप इसे अपनी कमज़ोरी ना समझते हुए, एक डिप्लोमा होल्डर होते हुए आप अगर एसएससी निकालते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ती हूँ, अपनी कॉपी आपसे साझा करती हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ। ये मैं कॉपी जो आपसे साझा करने जा रही हूँ वो 2019 की है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2019। तो मेरी जो कॉपी है, मुझे 207 मार्क्स आए थे मेंस में। तो दोस्तों, एक और मैं बात आपसे कहना चाहूँगी कि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि प्रीलिम्स बहुत अच्छा नहीं गया होता है, और बहुत लोगों का ऐसा होता है कि प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया होता है। तो मैं यहाँ दो कैटेगरी में डिवाइड करूँगी। मैं यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगी। एक, पहले वो लोग पहला कैटेगरी जिसके जो प्रीलिम्स है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स है, और दूसरा अच्छे मार्क्स है, गुड मार्क्स है, और दूसरा जिसके बैड तो नहीं कह सकते बट एवरेज मार्क्स है। तो अब उनको ऐसा लगता है कि मेरे तो एवरेज मार्क्स है, मैं क्यों मेंस के लिए प्रिपेयर करूँ, मेरा तो ऐसे भी नहीं होने वाला क्योंकि मेरी मार्क्स तो कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूँ, मेरे जो प्रीलिम्स में मार्क्स थे वो जस्ट क्वालिफाइंग थे। मतलब कट ऑफ से एक नंबर ज़्यादा था, ऐसे ही कुछ। तो फिर अगर मैं ये सोचती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो अगर आपके जो प्रीलिम्स है, अगर उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, आप जस्ट क्वालिफाइंग है, तो आपको मेंस के लिए बहुत मेहनत करनी है। मेंस आपको बहुत अच्छा करना है। और अगर आपके प्रीलिम्स में ही अच्छे मार्क्स हैं, 160 प्लस है, तो आपको मेंस में मेहनत तो करना है। बट अगर आप एवरेज भी ख़राब भी चला जाता है, एवरेज भी चला जाता है, तो आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। जैसे कि मेरे मेंस पे जस्ट कट ऑफ थे, तो मुझे मेंस पे काफ़ी मेहनत करनी थी। तो मुझे 207 मार्क्स आए थे 2019 के पेपर में। तो मेरे लिए ये अच्छा था, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स में एवरेज मार्क्स स्कोर किए थे और मेंस पे अच्छे मार्क्स आ गए। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको एक गाइड करना चाहूँगी कि अभी तो जैसे कि बहुत जल्द ही मेंस का पेपर है, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या करूँ, अभी तो मेंस का पेपर भी आ गया है, एग्ज़ाम जल्दी है, टेंशन होगी, एंग्जाइटी होगी। आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आप क्या करो, एसएससी जेईई के मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए तो नॉन टेक भी पढ़ना पड़ता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे वाइड सिलेबस हो जाता है। बट अगर आप मेंस की बात करें तो उसमें ज़्यादा कुछ पेपर्स हैं नहीं। सब्जेक्ट्स हमारे वही गिने चार पाँच है। मशीन है, नेटवर्क्स है, मेजरमेंट है, पावर सिस्टम है, यूटिलाइजेशन है। तो आप क्या करो, मेंस के लिए जो मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स बताती हूँ जो कि मतलब डेफिनेटली आपको करके जाना है। पहला,
मशीन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। डीसी मशीन से अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, इवन थ्योरी भी क्वेश्चन पूछते हैं। सिंक्रोनस मशीन से भी न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन टफ़ बिल्कुल नहीं आते, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इंडक्शन से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट वो भी टफ़ नहीं आते। एसएससी मेंस का सिलेबस बहुत ही ईजी होता है, आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ज़रूरत है तो समय को बचा करके, टाइम को मैनेज करके चलने की। तो आप मशीन्स को अच्छे से करके जाइए। फिर आइए आप सर्किट। उसका सर्किट थ्योरी जो होता है ना, वो पहले ही क्वेश्चन सर्किट थ्योरी का डाल देता है, और आप वहीं पे अपना जो है ना सारा सामंजस्य खो बैठते हो। तो अरे सर्किट आ गया, अब आप आराम से बनाने लगते हो, उसमें आपकी काफ़ी टाइम चली जाती है। तो सर्किट का क्वेश्चन आप बनाओ, लेकिन स्पीड से बनाओ, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस के लिए भी समय दे सको। सर्किट के काफ़ी सवाल होते हैं, 2-3 होते ही ये सर्किट के, नेटवर्क थ्योरी के। फिर आपको एसी सर्किट से क्वेश्चंस आएंगे, आरएमएस एवरेज के। मैग्नेटिक सर्किट का 1-2 क्वेश्चंस वो डेफिनेटली पूछेंगे। मैग्नेटिक सर्किट उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। मशीन से, डीसी मशीन से क्वेश्चंस वो पूछेंगे, सिंक्रोनस मशीन से क्वेश्चन वो पूछेंगे, इंडक्शन से पूछेंगे। अब आ जाइए मेज़रमेंट भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि एसएससी जेईई मेंस के लिए जितना इम्पोर्टेंट मशीन है, उतना ही इम्पोर्टेंट मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट में आप छोटे छोटे डेफिनेशंस याद करके जाइए। जो इक्विपमेंट्स है, एनर्जी मीटर, पीएमएमसी, हो सकता है कि आपका उसको सर्किट डायग्राम बनाना पड़ जाए पूरा। वो 10-15 नंबर के क्वेश्चन दे दिए एनर्जी मीटर के, मैं आपको दिखाऊंगी 2019 के पेपर में मैंने एनर्जी मीटर पूछा है इन्होंने, तो आपको बनाना पड़ेगा वो। फिर बात करते हैं उसके न्यूमेरिकल्स की। तो मेज़रमेंट पे एक एनर्जी मीटर का न्यूमेरिकल होता है, डिस्क वाला, वो तो हमेशा ही आता है। फिर कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस आते हैं। उसके बाद आप आती है पावर सिस्टम में। पावर सिस्टम पे उसका हमेशा का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चंस होता है, वो होता है प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से वो क्वेश्चंस पूछ देते हैं। ये हो गए पावर सिस्टम की बात। पावर सिस्टम्स में भी कुछ कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं, आपको आगे मैं दिखाऊंगी कि कैसे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं वो। यूटिलाइजेशन से प्रीलिम्स में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मेंस पे उतने क्वेश्चंस नहीं आते। और जो सबसे मेन जो सवाल होता है बच्चों का, वो होता है स्टूडेंट्स का, मेरे भाइयों बहनों का, वो ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे करें। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपने प्रीलिम्स में जितनी मेहनत की कर दी, अब आप मेंस के लिए अगर चाहो, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 6 सवाल मिलते हैं। 6 सवाल में आपको 5 सवाल करने हैं। इन 5 सवाल में एक सवाल जो होता है 6 में, वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन हाँ आपको बाकी के 5 आनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि एसएससी में आपको बुकलेट मिलता था, 30-32 पेजेस का बुकलेट मिलता था, क्वेश्चन अलग से मिलते थे। आपको ऐसे उसमें पेजेस लिखने होते थे, भरना पड़ता था, इतने सारे पेजेस होते थे। लेकिन 2019 में इन्होंने एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कराया, दैट इज़ क्यूकैब। क्यूकैब होता है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, यानी कि आपको क्वेश्चन ऊपर दे दिए जाएंगे, आपको लिमिटेड पेजेस दिए जाएंगे, आपको आंसर उसी में लिखना है। जैसे हम स्टेट बोर्ड्स के 10th के पेपर देते हैं, सिमिलरली इससे हमारे लिए ही ये बेनिफिट्स है, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता, हमें टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी होती है बस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन 10 नंबर की है। इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव करंट निकालने को कहा गया है जब सोर्स करंट Ix कैन बी सेट बिफोर एनी रजिस्टर एक्सीड इट्स पावर रेटिंग एंड ओवरहीट, कंसिडर द सर्किट वन। ये सर्किट का क्वेश्चन आ गया, मैंने आपसे कहा था ना सर्किट का क्वेश्चन आता है। तो एक और लोगों का मिथ होता है कि सर क्या मैं अगर क्वेश्चंस बनाता हूँ या बनाती हूँ तो क्या मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे? तो डेफिनेटली मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल्स पे भी पूरे मार्क्स मिलेंगे और आपको थ्योरी में भी मिलेंगे। थ्योरी में भी अगर आपने अच्छा लिखा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हाँ ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनिंग कैसा है, क्योंकि मैंने 2019 का भी मीन्स दिया था और 2020 का भी मीन्स दिया था। 2019 में मुझे 207 मार्क्स मिले, क्योंकि कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स पे जहाँ मेरी मिस्टेक थी वहाँ मुझे स्टेप मार्किंग मिले। कहते हैं कि स्टेप मार्किंग मिलता है, लेकिन मुझे भी लगा था कि मिलता है। 2019 के पेपर में मेरी जिन
जिस सर ने भी कॉपी चेक की उन्होंने बहुत अच्छे से कॉपी चेक की है, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मुझे मार्किंग्स दी है। बट 2020 के पेपर में मेरे मार्क्स 187 आए, उसमें मेरा नहीं हो पाया। तो उसमें रीज़न ये था कि मेरा जो न्यूमेरिकल गलत हुआ उस पर मुझे 0 मार्क्स मिल गए। तो फिर ऐसा होता है कि कभी कभी किस्मत ख़राब हुई तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, इस पर मेरा कुछ तो गलत हुआ था मुझे इसमें 5 ही नंबर मिले वो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे सर्किट का है। मैं सर्किट इजी क्वेश्चंस आपको नहीं बताऊंगी, थोड़ा जो टफ क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताती चलूँगी। ये इस पे दिया हुआ है वोल्टेज और करंट और पावर निकालना है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें मुझे 11 नंबर मिले। कुछ मैंने इस पर गलती कर दी थी। अब मैं कुछ 1 का सी पे आती हूँ। यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। इंडक्टेंस निकालना है। जब करंट गिवन कितना है, करंट ऑफ, पहला कंडीशन क्या है, करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर का करंट है, वो किसी एक फील्ड को उसमें है एनर्जी स्टोर कर रहा है 0.2 जूल किसी मैग्नेटिक फील्ड में। एल निकालना है। तो इसमें करंट गिवन है I इज इक्वल टू 0.2, एनर्जी 0.2 जूल है। हमें पता है E इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर होता है। यहाँ से I पता है, E पता है, L की वैल्यू आ जाएगी 2E/I स्क्वायर। वैल्यू पुट करी हमने तो हमें वैल्यू क्या मिली, 10 हेनरी आंसर। चलिए, इजी था, लेकिन इजी है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको आराम से बना रहे हो। जल्दी बनाना है, स्पीड में, क्योंकि आपको बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने। और एक और चीज़ वो होता है ना कि आप थ्योरेटिकल एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप ये सब चीज़ें अगर मेंशन करोगे कि गिवन आई इतना है, वी इतना है, वी नो दैट फार्मूला ये होता है, तो इससे आपकी इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने अच्छी बनेगी, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, करंट इंक्रीज़ कर रहा है लीनियरली, ये चेंज इन करंट हो रहा है 0 से 0.1 एम्पियर। टाइम कितना है, 0.2 सेकेंड। वोल्टेज कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 10 वोल्ट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि चेंज इन करंट 0.1 एम्पियर, चेंज इन टाइम 0.2 सेकेंड, वोल्टेज 10 वोल्ट। वी नो दैट V इज इक्वल टू LdI/dt। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VdT/di। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम 10, dt की वैल्यू कितनी है 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 10, 20 100 के आंसर कितनी आ गई, 20। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पर क्या कहा है, अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर का करंट जो इंक्रीज़ कर रहा है, रेट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। रेट एम्पियर पर सेकेंड यानी कि DI/dt। जो पावर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2.5। तो इस पर हमें मेंशन क्या क्या है, चलिए देखते हैं। इस पे मेंशन है आई की वैल्यू है 0.1, DI/dt 0.5, पावर कितना है 2.5। तो हम P इज इक्वल, ये मैंने थोड़ा सा पता नहीं क्यों उस टाइम पे स्पीड में बनाने के चक्कर में मैंने इसे थोड़ा लेंदी कर दिया। मैंने V इज इक्वल टू LdI/dt लिखा। यहाँ से जो L है, V है, उसको L के फॉर्म में बनाया, तो मेरे जो V है वो L/2 आ गया। उसके बाद मैंने V²/R इज इक्वल टू P करा। यहाँ से मैंने V² इज इक्वल टू √√PR किया। अब मुझे V का वैल्यू तो L के टर्म में पता है, मुझे P का वैल्यू पता है। अब मुझे R की वैल्यू जो है वो नहीं पता। R की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगी, R इज इक्वल टू P/I स्क्वायर, क्योंकि P भी पता है, I स्क्वायर भी पता है। यहाँ से मेरी R की वैल्यू 250 आ गई। अब यहाँ मैंने R की वैल्यू पुट की 250 और P की वैल्यू है 2.5, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 25। और V इज इक्वल टू, यहाँ मैंने फॉर्मूला से निकाला था L/2, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 50 हेनरी। इसे चाहे तो हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको। हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू VI, ठीक है। अब V इज इक्वल टू क्या होता है, LdI/dt, सेम ही है, मैंने बस थोड़ा सा लेंदी बना दिया है।
इंटू आई। पता नहीं उस टाइम पे ऐसा होता है एग्ज़ाम में, आपका माइंड काम नहीं करता, बस पेन चलना चाहिए, लेकिन चाहे आप किसी भी मेथड से बनाओ। एल की वैल्यू निकालनी है हमें, पी कितना है 2.5 है, एल डी आई बाई डी टी कितनी है 0.5 है, और आई कितनी है 0.1 है, पॉइंट। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 हेनरी एल की वैल्यू। इसमें एक क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, 4 क्वेश्चंस थे। अब हम 1 के डी में आ गए। ये क्वेश्चंस मैग्नेटिक सर्किट का है। मैंने आपसे कहा था मैग्नेटिक सर्किट उसका फेवरेट पार्ट है। इसमें दिया है 2 कपल्ड कॉइल्स, 2 कपल्ड कॉइल्स है विथ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.433। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग किसे डिनोट करते हैं हम सर, के से, के। तो गिवन दैट के इज 0.433। सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एक L1 8 हेनरी है, दूसरा कितना है 6 हेनरी। ठीक है। डिटरमाइन इक्विवेलेंट, हमको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है, एल इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का, जो किसमें कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। अब म्यूचुअल देखिए, जब हम लोग पैरेलल कनेक्शन निकालते हैं से 2 इंडक्टेंस का जिसमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी इन्वॉल्व हो, तो उस पर 2 केस आती है कि आइदर दोनों सर्किट के दोनों कॉइल के फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, या दोनों कॉइल के फ्लक्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हो। यानी एक पैरेलल में क्या होता है, सपोर्ट पॉजिटिव कपलिंग होता है जो एडिटिव कपलिंग होता है, और एक नेगेटिव कपलिंग होता है जो अपोज करती है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसको मैं याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको परेशानी होती होगी याद करने के लिए, क्योंकि मुझे भी होती थी। तो हम लोग इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले L1 L2 बाई L1 प्लस L2, ये याद है आपको। तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, L1 L2 बाई L1 प्लस L2, और माइनस में m स्क्वायर L1 L2 बाई L1 प्लस L2, ये हो गया। अब न्यूमरेटर में हम माइनस m स्क्वायर करेंगे, जो कि एडिटिव में भी होगी और सब्सट्रैक्टिव दोनों में होगी, और डी न्यूमरेटर की बात है, ये दोनों में वेरी करता है। तो जब हम एडिटिव कपलिंग या पॉजिटिव कपलिंग की बात करेंगे तो एल इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो पूरे वैल्यू को बड़ा होने के लिए डी न्यूमरेटर को छोटा होना पड़ेगा, यानी हम यहाँ क्या करेंगे -2n, ये हो गया पॉजिटिव कपलिंग के लिए। सिमिलरली फॉर नेगेटिव कपलिंग के लिए एल इक्विवेलेंट क्या होगा, L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। न्यूमरेटर में माइनस m स्क्वायर दोनों में होगा, बस डिनोमिनेटर में चेंजेस होगा। नेगेटिव कपलिंग में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस को कम करना है, तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2। समझ गए। अब हम यहाँ पे k का वैल्यू गिवन है, k का वैल्यू दिया हुआ है 0.433। L1 L2 पता है, हमें पता है m इज इक्वल टू k√अंडर L1 इंटू L2। अब यहाँ से m यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल जाएगा 0.433 इंटू √8 इंटू 6, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.99 m की वैल्यू। अब आगे m की वैल्यू पता चल गई, इसमें हम m की वैल्यू रखेंगे, L1 L2 की वैल्यू रखेंगे। हमें पहला इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या मिलेगा 4.87 और दूसरा 1.95। अभी मैंने ये बिल्कुल छोटे से जगह पे बना दिया, ऐसा नहीं कि आप पेज नहीं भरोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, सही होना चाहिए। तो मुझे इस पर 20 के 20 मार्क्स मिले। अब आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट में मैं आपको 2 ही क्वेश्चन कराऊंगी, 1 के 4 थे और दूसरे में जितने होंगे। इसके आगे वाले पार्ट में मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस कराऊंगी। इसकी कोशिश मैं करूंगी कि जल्दी ले आऊँ उसके भी वीडियोस। तो अब दूसरे नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। जब मैंने पहला क्वेश्चन किया तो वो मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चंस करो, आराम से मैं करने लगी। फिर मुझे दिमाग में स्ट्राइक किया कि मेरे 1 घंटे जा चुके हैं, अब मेरे पास इतना कम समय है, मैं कैसे करती। मैंने सोचा अब क्या होगा मेरा। फिर मैंने थोड़ा सा खुद को शांत किया, और उस वक्त मैंने सोचा कि चलो अब मुझे स्पीड में लिखना है, इसलिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई थी इस क्वेश्चन के बाद। जब मैंने एवरेज बना लिया उसके बाद मैंने एवरेज बनाया। इस पर क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। इक्वेशन है 10 + 10 sin 314t। मैंने इस पे गिवन इक्वेशन लिखा, हमें क्या डिटरमाइन करना है वो लिखा। फिर पहला क्वेश्चन डाल के मैंने लिखा
कि हमें एवरेज वैल्यू का, तो मैंने सोचा कि चलो डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो पूरा डेरिवेशन ही कर दूँ मैं। ये मैंने गलती की थोड़ा, कि मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, मुझे डायरेक्टली एवरेज वैल्यू IDC लिख के 10 कर देनी चाहिए, तो मुझे उससे समय बचत होती मेरी, लेकिन मैंने कर दी उस टाइम पे थोड़ी सी गलती। तो आप ऐसी गलती मत करना, अगर आप डायरेक्ट भी लिखते हो सही होना चाहिए, आपको ऐसे पूरा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेरे एक फ्रेंड की कॉपी भी देखी, उन्होंने बस सिर्फ DC वैल्यू इज इक्वल टू 10 करके I एवरेज लिख दिया, तो उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। तो मैंने क्या किया, I एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है क्या, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, और जो इक्वेशन होता है उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ मैंने पूरे टाइम पीरियड कितना है, साइन का टाइम पीरियड 2π होता है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी यहाँ, कि जो साइन होता है ना, उसकी वेव कुछ इस तरह से होती है, और जो कोस होता है उसकी वेव, साइन की वेव इस तरह से होती है, और ये कॉस की वेव कुछ इस तरह से होती है। तो अगर इसका पूरा ड्यूरेशन 2π का होता है, इस पर क्या होता है ना, कि इस 2π के पीरियड पे जितना पॉजिटिव हिस्सा होता है उतना ही नेगेटिव हिस्सा होता है। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करना मतलब कि जोड़ना, जब आप जोड़ोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, यानी कि वेनिश कर देंगे, तो पूरा का पूरा 2π तक हमें 0 मिलता है वैल्यू। सिमिलरली कॉस के केस में क्या होता है, इसमें जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो इस पर भी एवरेज मिलता है 0। तो आप डायरेक्टली DC वैल्यू लिख सकते थे कि एवरेज ऑफ साइनोसोडल करंट और वोल्टेज इज 0, साइनोसोडल फंक्शन का 0 होता है, इसलिए I एवरेज इज IDC। बट मैंने कर दिया, तो मैंने इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे 1/2π 10, 1/2π 10 इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 to 2π प्लस 10 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 314t dt 0 to 2π। अब इसको मैंने dt का इंटीग्रेशन t होगा, t की जगह पर मैंने 2π - 0 पुट कर दिया। साइन 314t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 314t डिवाइडेड बाई 314 होगा। 0 से 2π के लिए इसकी वैल्यू फॉर फुल साइकिल 0 होगी। तो एवरेज वैल्यू मेरा कितना आ गया, 10। अब मेरे टाइम तो ख़त्म हो चुका था, इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे तो 1 घंटे निकल गए। अब मैंने एवरेज पे क्या किया, बहुत टाइम लगा दिया। फिर मैंने RMS को शॉर्टकट में बनाया। मैंने सिर्फ RMS का फॉर्मूला लगा दिया कि IRMS इज इक्वल टू IDC का होल स्क्वायर प्लस IAC का होल स्क्वायर, मीन IRMS ऑफ AC का स्क्वायर। DC की वैल्यू 10 थी, 10 का स्क्वायर, और IRMS की मैक्सिमम वैल्यू 10/√2 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मुझे आई 12.24 एम्पियर। आप हमेशा याद रखो कि यूनिट लिखना कभी नहीं भूलना। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो वो मार्क्स आपके काट सकते हैं। ये वैल्यू आ गई और मुझे इस पर अच्छे मार्क्स मिले, 10 मिले। उसके बाद दूसरा को B पे चलते हैं। अब An adjustable resistance R is in series with a capacitance। एक adjustable resistance R है जो कि सीरीज में है कैपेसिटेंस के साथ, जिसकी वैल्यू कितनी है, 25 माइक्रोफैरड, जो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 0.8 एम्पियर। व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 50 हर्ट्ज सप्लाई, में सप्लाई कितना है, 50 हर्ट्ज सप्लाई से कनेक्टेड है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ रजिस्टर थ्रू दैट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, यानी कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो वो सप्लाई वोल्टेज का आधा हो। इस तरह से मुझे इस R की वैल्यू को एडजस्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन पावर निकालना है, और तीसरा क्वेश्चन पावर फैक्टर निकालना है। इस पर मैंने क्या गलती की है मैं वो आपको बताती हूँ कि मुझे इसमें पूरे नंबर क्यों नहीं मिले। मैंने बहुत छोटे छोटे मिस्टेक्स किए, अगर मैंने वो नहीं किए होते तो मेरे मार्क्स और अच्छे आ सकते थे, क्योंकि मैंने थ्योरी अच्छे से लिखा था। बस मैंने न्यूमेरिकल्स पे बहुत सिली मिस्टेक्स किए हैं, तो आप ये गलती मत करना। मैंने इसमें जो गलती की है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। पहले हम देखते हैं, मैंने इसका एक सर्किट डायग्राम बना लिया है। मैंने इसका एक सर्किट डायग्राम इसलिए बनाया है क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो उस पर सर्किट बनाओ। सर्किट बनाने से क्या होगा कि आपको जो कुछ आता है आप उसे कॉपी में रिप्रेजेंट कर रहे हो, एग्जामिनी को लगेगा कि हाँ आपको आता है। उन्हें देख के लगना चाहिए कि आप नॉलेजेबल हो। तो मैंने यहाँ एक सर्किट बनाया था जिसमें मैंने 25 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बनाया और उसके साथ एक एडजस्टेबल रजिस्टर लगाया जिस पे सप्लाई वोल्टेज थी, वो तो दी नहीं थी, V वोल्ट मैंने ले ली, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी थी, और करंट 0.8 एम्पियर की थी। अब मुझे निकालना था पहले में
रजिस्टर की वैल्यू, ताकि जो सप्लाई वोल्टेज है वो कैपेसिटर्स के अक्रॉस अपियर होने वाला वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज का हाफ हो। तो आर मैंने पहला क्वेश्चन बनाया, आर इक्वल टू व्हाट, फॉर दैट वी सी इज इक्वल टू 1/v। मैं रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला पता है, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ω/c विच इज़ 1/2πf। वैल्यू पुट आउट करके मैंने ये वैल्यू निकाल दी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत कम समय बचा था, तो मैंने जल्दी ये कि आप इसको लिख के भी कोई फ़ायदा नहीं कि आप इसकी वैल्यू पुट करो फिर बनाओ, डायरेक्टली आप कैलसी से निकाल करके इसकी वैल्यू लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई की वैल्यू गिवन थी। अब जब एक्सी की वैल्यू पता चल गई, आई पता है, तो वीसी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। वो आ गया था 101.9 वोल्ट। अब मुझे बताइए, आप वीसी की वैल्यू पता हो गई तो सप्लाई वोल्टेज पता हो जाएगा, वो तो इसका जस्ट 2 टाइम होगा, जो आपकी आएगी 203.72 वोल्ट। मैंने क्या किया, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। आर की वैल्यू फाइंड आउट कैसे की कि जो रिएक्टेंस ये ऑफ़र करेगा उतना ही रेजिस्टेंस ये भी ऑफ़र करेगा फॉर सेम करंट, ऑब्वियसली करेगा। तो मैंने आर की वैल्यू यहाँ पे 127.38 ओम लिख दी। उसके बाद ये मेरी आर की वैल्यू सही थी। दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैंने गलती यहाँ से शुरू की। दूसरा क्वेश्चन था कि इन्होंने कहा था पावर निकालने के लिए, मैंने बोला पावर निकालना है, तो मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ये एक इंडक्टिव सर्किट है, उस पर 3 पावर होंगे, एपरेंट, एक्टिव और रिएक्टिव। मैंने सीधा एपरेंट पावर निकाल दिया, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको ऐसे सर्किट पर पावर की बात की है तो वो हमेशा कौन सी पावर होगी, एक्टिव पावर होगी। मुझे एक्टिव पावर निकालना चाहिए था, जो कि वी आई नहीं, जिसका फॉर्मूला होगा वी आई कॉस फाई। अब इसे निकालने के लिए मुझे पहले ही पावर फैक्टर निकालना होता, तो मैंने ये मिस्टेक की यहाँ पे। मुझे यहाँ पे वी आई कॉस फाई से निकालना चाहिए था, जिसके लिए कॉस फाई पहले निकालना पड़ता। तो मुझे इस यहाँ पे वी आई की जगह फार्मूला पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से निकालना चाहिए था। आई की वैल्यू पता थी 0.8 का होल स्क्वायर, और आर की वैल्यू पता थी 127.38। यहाँ से मैं एक्टिव पावर निकाल ली थी, मैंने ये गलती कर दी। फिर कॉस फाई निकालना था, कॉस फाई से कॉस फाई इज इक्वल टू होता है आर बाई जेड। आर बाई जेड से मैं कॉस फाई निकाल ली थी, मैंने यहाँ पे निकाला, बट ये भी मेरा गलती हो गया था। ये गलती इसलिए हुआ क्योंकि मुझे जेड निकालने के लिए डायरेक्टली इतना करने का ज़रूरत नहीं था। जेड इज़ इक्वल टू वी बाई आई होती है, वी मुझे पता थी 220.53, आई मुझे पता थी 0.8। यहाँ से मैं जेड की वैल्यू निकालती, जेड की वैल्यू निकालने के बाद मैं यहाँ पुट करती और मैं पावर फैक्टर आ जाता। ये हो गया दूसरा का बी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड के सी नंबर पे। ये भी मैंने गलती कर दी थी। ये क्वेश्चंस थोड़ा ये उस मेरे को लगता है उस टाइम का सबसे टफ़ क्वेश्चन था शायद ये, क्योंकि ये मेरे से तो नहीं बना था, फिर भी मुझे पता था ये मेरे से नहीं बनेगा। तो मैंने सोचा कि इसको छोड़ने से अच्छा है कि मैं इसका एक डायग्राम बना दूँ और जो गिवन पॉइंट्स है वो लिख दूँ, ताकि मुझे खाली पेज में 0 नंबर मिलने से अच्छा है कि कुछ लिख के 2-3 नंबर मिल जाए। मेरे दिमाग में यही था। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कि अगर आपको नहीं आता है तो मतलब आपको लग रहा है ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, और आपके पास चॉइस नहीं है कि आप 6 नंबर वाले क्वेश्चन को बना सकते हो, आपको इन्हीं में से बनाना है। ऐसा नहीं कि आपको सब आ जाए, और अगर आपको सब आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे कि अगर ये क्वेश्चन छूट रहा है तो छूटने से अच्छा है कि उसके जगह पे आप ब्लैंक पेपर ना छोड़ें, और जो थोड़ा बहुत आता है आपको लग रहा है ये गलत आता है, मेरे से नहीं बनेगा, आंसर नहीं तक नहीं पहुंच पाऊंगी या पहुंच पाऊंगा, तो आप थोड़ा सा जहाँ तक बना सकते हो वहाँ तक बना दो, ताकि आपको 2-3 मार्क्स मिल जाए। तो मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया था। तो इसमें कहा था कि डेल्टा कनेक्टेड लोड था, तीनों लोड की वैल्यू गिवन थी। फिर 230 वोल्ट जो था RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज गिवन था, मुझे करंट निकालना था।
इसमें फेज सीक्वेंस ABC थी। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया, जो गिवन वैल्यू थे वो लिख दी। उसके बाद मैंने I फेज़ 1 का निकाल दिया, फेज़ 1 का V फेज़ बाई Z अक्रॉस AC। यहाँ से मैंने करंट निकाला। उसी तरह मैंने सारे फेज़ के करंट निकाल दिए। फेज़ AC 1, दूसरे फेज़ का करंट, तीसरे फेज़ का करंट। इसमें मुझे करंट ही निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन करंट निकालना था। मैंने लाइन करंट ने मेरे फेज़ करंट की वैल्यू तक तो सही थी, बस मैंने लीड लैग पे कुछ गड़बड़ किया था और लाइन करंट पे मेरी मिस्टेक थी, इसलिए मुझे इस पर मार्क्स पूरे नहीं मिले, लेकिन 6 मार्क्स मिले। बट मुझे पता था कि ये मुझसे नहीं बनेगा, तो मैंने बनाया जितना मुझे आता था। तो अगर मैं नहीं बनाती तो मुझे इस पर कितने मार्क्स मिलते? मुझे इस पर 0 मार्क्स मिलते। तो 0 से अच्छा है कि मुझे इस पर 6 मार्क्स मिले हैं। वो 6 मार्क्स कहीं मुझे लीड कराएगा किसी से, तो आप ब्लैंक छोड़ने की गलती मत करना। अब 2 का डी की तरफ चलते हैं। 2 की जो डी क्वेश्चन थी वो 20 नंबर की थी, जिस पे मुझे टाइम कांस्टेंट निकालना था। अलग अलग वेराइटीज़ थी। पहले में टाइम कांस्टेंट निकालना था, इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना था। तो चलिए, at t equal to 0 seconds, suddenly a DC supply voltage 30 volt is applied to a series RL circuit। एक सीरीज RL सर्किट है जिस पे सडनली 30 वोल्ट का DC सप्लाई अप्लाई हो जाता है, यानी कि यहाँ पे स्विच लगा होगा। तो ये ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, यहाँ से पता चल गया। जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 12 ओम और इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 18 हेनरी। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया जिस पे मैंने एक 12 ओम का रजिस्टर लगाया और एक 18 हेनरी का इंडक्टर लगाया और एक स्विच बनाया, 30 वोल्ट का सप्लाई दिया। टाइम कांस्टेंट मुझे पता है, फॉर सीरीज RL सर्किट टाइम कांस्टेंट इज L/R। मैंने L की वैल्यू पुट की, R की वैल्यू पुट की, टाइम कांस्टेंट निकल गया। आगे चलते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मुझे निकालना है, दैट इज di/dt। मुझे di/dt निकालनी थी, इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो मुझे पता है E इज इक्वल टू और V इज इक्वल टू माइनस ऑफ L di/dt होता है। मुझे di/dt निकालनी है। इसमें मुझे E की वैल्यू पता है और L की वैल्यू पता है। अब मैं E और L की वैल्यू पुट करके, E की वैल्यू 30 है, L की वैल्यू -18 है, इंटू di/dt। यहाँ से मैं di/dt निकाल लूँगी। di/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30 बाई 18। यहाँ से मुझे di/dt -1.67 एम्पियर पर सेकेंड आ जाएगी। बार बार मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें न्यूमेरिकल आंसर लिखते वक्त उसकी यूनिट ज़रूर मेंशन करें। यहाँ di/dt -1.67 आ गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा करंट निकालना है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी तीसरे सेकेंड पे करंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि I इज इक्वल टू I0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/τ। यहाँ पे I0 क्या होता है, इनिशियल करंट होता है, और I जो होता है वो करंट होता है आफ्टर t सेकेंड। टॉ जो होता है टाइम पीरियड होता है, टॉ जो होता है टाइम कांस्टेंट होता है, और टी जो होता है टाइम पीरियड होता है। अब मैं बता दूँ आपको कि जब भी स्विचिंग फेनोमेना होता है तो इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है फॉर t इक्वल टू इन्फिनिटी, और कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है फॉर t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ 3 सेकंड की बात की गई, यानी कि स्विच को ऑन करके छोड़ दिया गया है, तो मैं इंडक्टर को एक शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करूँगी। और I0 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जब इनिशियली I0 की वैल्यू क्या होगी, V/R से 30/12 2.5। I इज इक्वल टू I0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/τ। I0 की वैल्यू 2.5, t की वैल्यू 3 है, टॉ की वैल्यू 50, टॉ की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी, कितनी आई थी
टॉक की वैल्यू 1.5 सेकेंड। तो टॉक की वैल्यू 1.5 पुट की, तो यहाँ से हमें ये मिलेगा 2.5 1 माइनस e⁻²। कैलसी से आप e⁻² की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और वैल्यू निकालने के बाद कैलकुलेट करके आप आंसर लिख दीजिए 2.16 एम्पियर। हमेशा यूनिट मेंशन करना है आपको। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एनर्जी निकालना है हमें, एनर्जी लॉस्ट एज हीट की तरह जो एनर्जी लॉस हुआ है टिल 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में हीट की तरह जो एनर्जी लॉस हुआ है। तो यहाँ दो एलिमेंट है, इंडक्टर और रजिस्टर। दोनों में हीट जो एनर्जी लॉस होगा वो रजिस्टर में होगा और इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा। तो हम देखते हैं एनर्जी लॉस्ट एट हीट एट t = 3 सेकेंड वो क्या होगा, I² RT। आई की वैल्यू 2.16 अभी आई थी, 2.16 का होल स्क्वायर इंटू 12 इंटू 3। और यहाँ से एनर्जी लॉस्ट हमने निकाला। अगला क्वेश्चन तीसरा है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज तक के लिए यहीं तक। तो मैंने आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया है और ऐसा नहीं है कि ये मैंने आपको कोई पढ़ाया है, ये बस मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप इससे पढ़ें समझें। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर के आऊँगी। एग्ज़ाम से पहले आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हो कि क्या करें क्या नहीं करें, तो मुझे लगता है इस टाइम सबसे अच्छा टाइम था इन सब चीज़ों को लाने के लिए, इसलिए मैंने इसे थोड़ा डिले करके पोस्ट किया है। तो गाइज़ आप इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर वीडियोस के लिए। मैं इस चैनल पे ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस भी पोस्ट करती हूँ कि हमारी ट्रेनिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, कौन से डिपार्टमेंट में हमें डील करना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको इसमें नॉलेज साझा करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।